Module 8 in last session with the static keyword and object array concept. Today we are going to start with the new module, that is module 9, abstraction and encapsulation. So from abstraction and encapsulation module, we are going to see encapsulation first, abstraction concept we will see later after inheritance concept. So what do you mean by encapsulation? We have already seen, हमने already देखा है कि encapsulation क्या होता है. So just quickly revise the encapsulation concept and then we will see practically how to implement encapsulation in Java. So encapsulation को भी हम डेटा हेडिंग भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये मैकेनिज्म होता है जहां पे आप डेटा जो है वो रैप करते हो विद इन एक ही क्लास में या फिर बाइंड करते हो टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट. ठीक है, तो उसको डेटा एंड बिहेवियर जब हम बोलते हैं उसको नथिंग बट हम बोलते हैं वेरिएबल्स एंड मेथड्स. इसको हम एक ही इसमें रैप करते हैं एज अ सिंगल यूनिट. सो क्लास इज अ एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन. और डेटा हेडिंग कंसेप्ट क्या होती है? सो द डेटा हेडिंग मतलब हमें जो वेरिएबल्स को जो प्राइवेट रहेंगे, मतलब जो वेरिएबल्स की वैल्यूज है जिसको एक्सेस हमें आउटसाइड ऑफ द क्लास नहीं देना है, जो हाइड करने हैं फ्रॉम अदर क्लासेस फ्रॉम अदर मेंबर्स, तो उसको हम करंट क्लास के ही सिर्फ मेंबर्स बनाते हैं. एंड वो हम कर सकते हैं ड्यू टू दैट इसको हम डेटा हेडिंग भी बोलते हैं. We can achieve the encapsulation in Java using access modifier, private data members create करके and public methods to access those private members. Getter और setter methods create करते हैं हम, इसको ही हम accessor and mutator methods भी बोलते हैं. So data heading क्या होता है basically? It is a way of restricting access of our data members by hiding implementation details. ठीक है, so encapsulation provide करता है way for a data heading. Data heading ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें सारा जो डेटा है वो हमें एक्सेसिबल नहीं रखना है, उसमें से सिर्फ कुछ ही डेटा हमें एक्सेसिबल रखना है. जैसे कि सपोज कंसिडर करो कि आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी के साथ आपको पासवर्ड देना है. वी नेवर गिव एक्सेस टू पासवर्ड टू एनीवन. सबको एक्सेस नहीं देते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ जो मेंबर है आपके क्लास का उसी को सिर्फ पासवर्ड का एक्सेस होना चाहिए. सो दैट इज द वे ऑफ डेटा हेडिंग. तो वो हम कैसे अचीव करेंगे? सो यूजिंग प्राइवेट डेटा मेंबर्स, एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके हम करेंगे. सो एग्जांपल हम देखते हैं. सो बेसिकली देयर इज वन क्लास, एक क्लास क्रिएट किया है जिसमें दो मेंबर्स है, प्राइस एंड कस्टमर. फील्ड्स है दो, दोनों को प्राइवेट बनाया है. अभी इन दो प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमें पब्लिक मेथड्स क्रिएट करने पड़ते हैं. एक होता है वो वैल्यू जो आप सेट कर रहे हो उसको एक्सेस करने के लिए, सो वो मेथड है गेट मेथड. एंड एक जो रहेगा मेथड वो उस मेंबर को या फिर उस फील्ड को वैल्यू सेट करने के लिए, दैट इज द सेटर मेथड. ठीक है, सो गेट मेथड एंड सेट मेथड डबल, अभी यहाँ पे डबल वेरिएबल है, दैट्स वाई इसको हम एक पैरामीटर देते हैं. सो इसको हम गेटर एंड सेटर मेथड बोलते हैं. हमेशा गेटर सेटर मेथड के जो सिंटैक्सेस रहते हैं गेट से स्टार्ट होता है, देन द सेम नेम आपको देना होता है वेरिएबल नेम के जैसा. ठीक है, एंड इट इज इन अ कैमल केस. सेट मेथड भी वैसे ही होता है, सेट से स्टार्ट होता है, किस फील्ड को आपको वैल्यू सेट करनी है वो वेरिएबल आपको यहाँ पे सेम नेम आपको देना होता है, वो भी कैमल केस में होता है. एंड द पैरामीटर वन, जो पैरामीटर है वो भी हम सेम दे सकते हो या फिर अलग दे सकते हो, नो प्रॉब्लम. सो अभी इन दोनों प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए और वैल्यू सेट करने के लिए, क्योंकि इसको हमें आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं होगा, तो दैट इज वाई इनको एक्सेस करने के लिए, वैल्यू सेट करने के लिए आउटसाइड ऑफ द क्लास आपको पब्लिक मेथड्स की जरूरत होती है, सो दैट आप मेथड्स के थ्रू उस फील्ड्स को वैल्यू सेट कर सकते हो या फिर वैल्यू जो है वो गेट कर सकते हो. ठीक है, सो ये गेटर सेटर मेथड्स हम राइट करेंगे. ये होता है आपका एनकैप्सुलेशन. ठीक है, अनदर एग्जांपल इज, यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग क्लास है, यहाँ पे आप हाइट प्राइवेट मेंबर है, इसके दो पब्लिक मेथड्स गेटर एंड सेटर मेथड है. प्राइवेट वेट है, इसको आप गेटर सेटर बना सकते हो. एंड प्राइवेट बीएमआई वेरिएबल है जिसमें भी गेटर सेटर वैल्यूज है. एक अनदर क्लास है हेल्थ एनालाइजर एंड बीएमआई इंडेक्सर. सो हेल्थ एनालाइजर ये सारे वैल्यूज को गेट सेट करेगा एंड बीएमआई इंडेक्सर जो है वो बीएमआई कैलकुलेट करेगा हाइट वेट के थ्रू. एंड इनको एक्सेस करने के लिए
आप सेटर एंड गेटर मेथड का यूज करके बीएमआई वैल्यू सेट करोगे यूजिंग बीएमआई इंडेक्सर। दिस इज योर होमवर्क। ये आप अभी जो हम देखेंगे एग्जांपल, उसके बाद ये जो पार्ट है वो आपको एज अ होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है वो आप ट्राई करोगे ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। अभी हम देखेंगे एनकैप्सुलेशन को प्रैक्टिकली कैसे लिखना है। सो आई विल क्रिएट वन क्लास। एक पैकेज क्रिएट किया है मॉड्यूल 9, उसके अंदर और एक पैकेज क्रिएट किया है एनकैप्सुलेशन, एंड ये जो है क्लास क्रिएट किया है एनकैप्सुलेशन डेमो। भी इसमें हम एनकैप्सुलेशन डेमो के रिलेटेड एक क्लास क्रिएट करेंगे। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लास, सेम जो वहां पे किया था वैसे ही मैं एक क्लास क्रिएट करती हूँ पोर्ट नाम का, ठीक है। सेम क्लास क्रिएट करती हूँ, क्लास पोर्ट। इस क्लास में दो मेंबर्स थे, एक प्राइस है एंड कस्टमर है, ठीक है। तो डबल प्राइस एंड जो हमने अभी एग्जांपल में देखा वही मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, स्ट्रिंग कस्टमर। अभी इन दोनों मेंबर्स को मुझे प्राइवेट बनाना है, सो वी विल ऐड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर टू इट। नाउ वी विल जनरेट द कंस्ट्रक्टर। मैं कंस्ट्रक्टर जनरेट कर रही हूँ यूजिंग सोर्स जनरेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सुपर क्लास। सुपर क्लास मतलब हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा। यहाँ पे मैं दोनों के लिए डिफॉल्ट वैल्यू सेट करती हूँ, प्राइस इज इक्वल्स टू 05 एंड कस्टमर इज इक्वल्स टू, ठीक है। ये डिफॉल्ट वैल्यूज मैंने सेट किया, नॉट कंपलसरी आपको वैल्यूज देने ही हैं, अगर नहीं देने आप मत दो। एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जनरेट करेंगे टू सेट द वैल्यूज, ठीक है। तो आप एक तो कस्टमर को मतलब इन प्राइवेट मेंबर्स को वैल्यूज सेट कर सकते हो यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑल्सो। बट ये वैल्यूज तो आप सेट कर सकते हो, वैल्यूज आपको रिट्रीव करने हैं तो आपको मेथड तो लगेगी ही, राइट। सो हम यहाँ पे मेथड क्रिएट करेंगे पब्लिक डेटा टाइप, सॉरी रिटर्न टाइप जो है गेटा मेथड को आपका जो वैल्यू है, जिस टाइप का वैल्यू आप सेव कर रहे हो उसके हिसाब से रहेगा। सेटर मेथड को वॉइड रहेगा, ठीक है। तो मैं पहले सेटर मेथड यूज करती हूँ। सेट, मुझे सेट करना है वैल्यू टू द प्राइस फील्ड। मेथड में पैरामीटर जाएगा, डबल प्राइस सेम रहेगा, ठीक है। मतलब सेम डेटा टाइप का रहेगा जो आपको सेट करना है। नाउ यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज करेंगे। ये भी हमने देखा है दिस कीवर्ड कैसे यूज करना है। सो दिस इज अ सेटर मेथड। वैसे ही हम गेटर मेथड भी लिखेंगे पब्लिक। अभी गेटर मेथड को वैल्यू रिटर्न होने वाली है, दैट इज द रीजन जिस टाइप का वैल्यू आपको रिटर्न करना है, मतलब इसका जो डेटा टाइप है वही आपको यहाँ पे रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। डबल गेट से स्टार्ट होगा, गेट के बाद आपको वेरिएबल का नाम देना है, नो पैरामीटर्स, ठीक है। ये मेथड जो है डबल टाइप का वैल्यू मतलब इस फील्ड को रिटर्न करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखो, रिटर्न प्राइस, ठीक है। तो इस तरीके से आप गेटर एंड सेटर मेथड लिख सकते हो। इसको गेटर सेटर, सेटर और म्यूटेटर मेथड कहा जाता है, ठीक है। सेटर और म्यूटेटर मेथड, एंड दिस इज गेटर और एक्सेसर मेथड, क्योंकि हम वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई इसको सेटर को म्यूटेटर मेथड एंड गेटर को एक्सेसर मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। सो दिस इज द वन वे। एक तो आप खुद से लिखो या फिर इक्लिप्स आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जनरेट कर सकते हो गेटर सेटर मेथड। राइट क्लिक करके सोर्स में जाओ, यहाँ पे जनरेट गेटर सेटर्स आता है। आपको जिस वेरिएबल के लिए जिस फील्ड के लिए करना है उसको आप सिलेक्ट करो एंड यू कैन सिलेक्ट द फील्ड्स, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे आपको जनरेट करना है वो भी बता सकते हो। सिर्फ आपको सेटर करना है तो आप सिलेक्ट सेटर्स करो, सेटर्स करो, या फिर सिर्फ गेटर्स करने हैं तो सिर्फ गेटर्स करो। इट इज अप टू यू, आपको जिस तरीके से, मतलब एक फील्ड है आपको उसको वैल्यू सेट नहीं करनी है, आपको कुछ डिफॉल्ट वैल्यू आपने दी है उसी को यूज करना है। तो आप सिर्फ उसको रिट्रीव करने के लिए गेटर मेथड्स
जनरेट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को गेट ही करना है तो गेटर मेथड्स आप यूज कर सकते हो। सिर्फ वैल्यू सेटिंग होनी चाहिए, आपको वैल्यू रिट्रीव करने के लिए आप दूसरा कोई तरीका यूज करना चाहते हो तो आप सिर्फ सेट मेथड्स यूज कर सकते हो। ठीक है, इट इज अप टू यू कि आपको क्या करना है। आप अगर इसको एक्सपांड करोगे तो आपको इन दोनों नेम को दिखाई देगा, गेट कस्टमर, सेट कस्टमर। इसी तरीके से मेथड्स जनरेट होते हैं एंड इसी तरीके से जनरेट होने भी चाहिए। इसके अलावा हम कोड क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड को जनरेट करेंगे। मैंने ऑलरेडी टू स्ट्रिंग मेथड क्या होती है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सो टू स्ट्रिंग मेथड को जनरेट करेंगे, मुझे दोनों फील्ड्स के वैल्यूज चाहिए। सो ये आपको स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन देगा आपके ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये टू स्ट्रिंग मेथड, आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप इसमें इस स्ट्रिंग में चेंजेस कर सकते हो। सपोज मुझे ये ब्रैकेट्स नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये मैं हटा देती हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, प्राइस इज इक्वल्स टू कोट प्राइस गिवन टू द कस्टमर, ऐसे स्ट्रिंग चाहिए। ऑर्डर फॉर कस्टमर, ऑर्डर फॉर कस्टमर के बाद मुझे कस्टमर का नेम चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ नेम आना चाहिए। तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो आप चेंजेस यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, सो ये टू स्ट्रिंग मेथड आपका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन देगा। अभी इस क्लास के मेंबर्स को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसको यूज कैसे करना है, ये गेटर सेटर मेथड्स को यूज कैसे करना है। सो सिंपली क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। अभी ये दूसरा क्लास है एनकैप्सुलेशन डेमो। एनकैप्सुलेशन डेमो, एनकैप्सुलेशन डेमो में मेन मेथड है, तो जहाँ पे मेन मेथड है ये पब्लिक क्लास है, उसी का नेम मैंने यहाँ पे फाइल को दिया है एनकैप्सुलेशन डेमो डॉट जावा। ठीक है, वही होना चाहिए। अभी इसमें हम क्लास को कोड के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। न्यू, तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर रही हूँ। अभी मुझे वैल्यू सपोज सेट करने हैं C1 डॉट। अभी मैं डायरेक्टली प्राइस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकती, प्राइस फील्ड इज नॉट एक्सेसिबल। क्या आ रहा है यहाँ पे, चेंज विजिबिलिटी ऑफ प्राइस टू पैकेज। ठीक है, क्योंकि हमने वो प्राइवेट दिया हुआ है, तो इसको हमें चेंज नहीं करना है, विजिबिलिटी तो चेंज नहीं करना है, तो फिर वैल्यू कैसे सेट करेंगे। सिंपली यूज द पब्लिक मेथड C1 डॉट सेट प्राइस, सॉरी, हाँ, सेट प्राइस। यहाँ पे हम वैल्यू देंगे प्राइस की। सपोज मैंने वैल्यू दी है 600। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यू को सेट किया। अभी और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दी हूँ मैं, C2 न्यू कोड। यहाँ पे मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज किया है, जिसमें मैंने 640 वैल्यू दी है प्राइस के लिए एंड कस्टमर के लिए दिया है मैंने नेम। यहाँ पे सॉरी, फर्स्ट इसको मैंने कस्टमर के लिए वैल्यू अगर नहीं सेट की तो वो डिफॉल्ट वैल्यू जो भी हमने यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में सेट की थी वो लेगा। इसको हम वैल्यू चेक करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं, कोड C1 इज इक्वल्स टू, इसके बाद मुझे C1 ऑब्जेक्ट के वैल्यूज जो भी रहेंगी, फील्ड्स जो भी है, प्राइस एंड कस्टमर, वो यहाँ पे दिखने चाहिए। ठीक है, ये मैंने C1 के लिए किया। सेम अभी ये जो दोनों फील्ड्स के लिए हमने वैल्यू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में पास किए हैं, तो आप डायरेक्टली इसको यही वैल्यू सेट हो जाएंगे, कोड C2 इज इक्वल्स टू दिस C। ठीक है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर मेंबर चाहिए, मतलब मुझे सिर्फ कस्टमर का नेम चाहिए, तो हम ले सकते हैं कोड C2 कस्टमर नेम इज इक्वल्स टू। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायरेक्टली C2 डॉट कस्टमर वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। फील्ड इज नॉट एक्सेसिबल बिकॉज इट इज प्राइवेट, बट हमने उसको एक्सेस करने के लिए गेटर मेथड्स लिखे हैं, राइट। सो यू कैन यूज द गेट कस्टमर मेथड हियर, सो दैट आपको डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की डिटेल्स यहाँ पे मिलेगी। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ।
कोड C1 है, कोड की प्राइस 600 हमने सी की थी, एंड दिस ABC वाज टेकन फ्रॉम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैंने नेम कस्टमर का दिया हुआ है। ठीक है, कोड C2 है, C2 में हमने प्राइस सेट की एंड नेम भी सेट किया है, तो वो एज इट इज आपको दिखाई दे रहा है जो हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू किया था। एंड C2 का हमने सिर्फ कस्टमर नेम एक्सेस किया है यूजिंग गेट अ मेथड, दैट इज गेट कस्टमर मेथड, वो भी आपको करेक्टली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली सेट मेथड यूज कर सकते हो जहां पे जरूरत है आपको, जहां पे जरूरत है गेट मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है तो यूजिंग द सेटर मेथड यू कैन सेट द वैल्यूज। क्लियर? दिस इज द एनकैप्सुलेशन पार्ट, हाउ टू अचीव द एनकैप्सुलेशन, ये हमने अभी देखा। ठीक है, तो अभी एनकैप्सुलेशन क्यों करना है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो सबसे पहले तो एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे मेन एडवांटेज है आपका डेटा हाइडिंग, बिकॉज डेटा आपका हाइड हो रहा है। ये जो प्राइस एंड कस्टमर का नेम है वो हमने डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं रखा, तो उसके हिसाब से आपका जो भी डेटा है वो हाइड हो रहा है, वो एक्सेसिबल नहीं है, हमने एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट किया है। ठीक है, वैसे ही आपने फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होती है, रीड ओनली एंड राइट ओनली रिक्वायरमेंट के ऊपर आप मेथड्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि अगर सिर्फ रीड ओनली बनाना है आपको, तो सिर्फ आप गेटर मेथड्स लिखो, राइट ओनली बनाना है तो सिर्फ सेटर मेथड्स लिखो। ठीक है, तो ये आप आपके प्रोग्राम का आपके जो भी वेरिएबल्स रहेंगे क्लास के, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर रहे हो यूजिंग दिस डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। उसके बाद रीयूजेबिलिटी है। रीयूजेबिलिटी, आप कितने भी बार रीयूजेबल उसको कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो बहुत इजीली आप उसको चेंजेस कर सकते हो, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ राइट ओनली लिखा था, आपको बाद में उसको रीड ओनली बनाना है, तो जस्ट ऐड द गेट ऑफ मेथड्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप रीयूजेबल कोड लिख सकते हो एनकैप्सुलेशन के थ्रू। अभी डिसएडवांटेजेस भी है इसके कुछ, जैसे कि कोड साइज। अभी यहाँ पे कोड साइज इंक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि एक फील्ड के लिए आप अगर फील्ड दूसरे किसी एक्सेस स्पेसिफायर से लिखते हो, मतलब पब्लिक है, तो आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे, या फिर प्रोटेक्टेड है, या फिर आपका डिफॉल्ट है, तो उसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। बट प्राइवेट अगर मेंबर है तो आपको कंपलसरी गेटर एंड सेटर मेथड्स तो उसको लिखने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपकी कोड साइज बढ़ती है बिकॉज ऑफ दैट। आप डायरेक्टली अगर एक्सेस करते हो वेरिएबल को तो वो इजी रहता है। यहाँ पे आपके मेथड कॉल्स भी बढ़ेंगे, जैसे अभी हमने C1 गेट कस्टमर मेथड को कॉल किया था, सेट प्राइस को कॉल किया था, तो उसके हिसाब से लेंथ ऑफ द कोड इंक्रीजेस, बिकॉज ऑफ दिस कोड साइज इंक्रीज होती है। मोर इंस्ट्रक्शंस एज द साइज ऑफ द कोड इंक्रीजेस, therefore आपका you need to provide additional instructions for every method। ठीक है, इंक्रीज्ड कोड एग्जीक्यूशन। एनकैप्सुलेशन में हमने मेथड्स लिखे हैं फील्ड्स को एक्सेस करने के लिए, आप उस मेथड्स को यूज कर रहे हो, दैट मीन्स आपका कोड एग्जीक्यूशन का टाइम भी, ड्यूरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, उसको टाइम लगेगा थोड़े से वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने के लिए। सो इंक्रीज्ड कोड एग्जीक्यूशन, दीज आर फ्यू एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ एनकैप्सुलेशन, एंड ये एडवांटेजेस है एनकैप्सुलेशन यूज करने के। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट कंसेप्ट इज नेस्टेड क्लास। ठीक है, सो आप एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास लिख सकते हो, क्लास विद इन अनदर क्लास। ठीक है, तो ये भी आप कोई भी इसमें नेस्टेड क्लास में लिख सकते हो, एनी क्लास। जैसे हमने इनम लिखा था, वैसे ही आप क्लास में क्लास लिख सकते हो। इस क्लास में आप एनकैप्सुलेशन के प्रॉपर्टीज एनकैप्सुलेट होल्ड करते हो, क्योंकि अगर आपने क्लास के अंदर क्लास लिखा तो उसको भी एक मेंबर ही कंसिडर किया जाता है आउटर क्लास का। ठीक है, सो व्हेन वी वांट टू प्रोटेक्ट द क्लास फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, वी क्रिएट क्लास एज नेस्टेड क्लास। अगर आपको आउटसाइड मतलब अनदर क्लासेस से उसको एक्सेसिबल नहीं रखना है, या फिर रखना भी है तो उसको रेस्ट्रिक्टेड देना है, तब हम नेस्टेड क्लास में उसको
ठीक है, वी कैन यूज नेस्टेड क्लासेस टू लॉजिकली ग्रुप क्लासेस और इंटरफेसेस। इंटरफेसेस भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सो वन प्लेस सो दैट इट कैन बी मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल। It can access all the members of outer class, including private data members and methods. तो जो nested class है वो private members को access कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि that is nothing but a part of the outer class itself. वो भी एक member है आपके outer class का। So outer class cannot access nested class property directly. इस क्लास के nested class के properties outer class access नहीं कर सकता, but outer class के properties जो है वो nested class immediately और उसको वो कैसे भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, ठीक है। इट मस्ट यूज ऑब्जेक्ट ऑफ नेस्टेड क्लास, ठीक है। तो कैसे कैसे करना है, क्या क्या होता है वो भी देखेंगे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेस्टेड क्लासेस, एक तो स्टैटिक है एंड सेकंड वन इज नॉन स्टैटिक, ठीक है। तो स्टैटिक नेस्टेड क्लास में क्या होता है, नेस्टेड क्लासेस डिफाइंड एज स्टैटिक, स्टैटिक कीवर्ड हमने देखा है, ठीक है। तो स्टैटिक हम आउटर क्लास कभी भी स्टैटिक नहीं डिफाइन कर सकते, बट इनर क्लासेस और नेस्टेड क्लासेस हम उसको स्टैटिक डिफाइन कर सकते। जब आप इसको डिफाइन करते हो स्टैटिक क्लासेस, सो वो आउटर क्लास के नॉन स्टैटिक मेंबर्स से डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता है। जैसे कल भी स्टैटिक के टाइम भी मैंने बताया था कि आप इसको डायरेक्टली एक्सेस नॉन स्टैटिक से स्टैटिक कंटेक्स्ट आप एक्सेस नहीं कर सकते, वैसे ही स्टैटिक क्लासेस में भी वही कंसेप्ट लागू होता है। So it must be object of outer class and static nested class can be only static members of outer class, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ static members ही एक्सेस कर सकता है outer class के। ये भी सेम उसी तरीके से आपका रहेगा। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि कैसे यूज करना है, इसको कैसे डिफाइन करना है। We'll create one class here, new class। अभी ये मुझे मॉड्यूल 9 में क्रिएट करना है, एनकैप्सुलेशन में नहीं। तो पैकेज नेम मैंने चेंज किया, नेस्टेड क्लास एग्जांपल। मेन मेथड को इंक्लूड कर लिया, फिनिश। अभी हम यहाँ पे स्टैटिक नेस्टेड क्लास का देखेंगे, इनर क्लास का। तो इसका सिंटैक्स जो है वो है, पहले तो आपको आउटर क्लास क्रिएट करना होगा और उसके अंदर हम इनर क्लास क्रिएट करते हैं। तो मैं एक आउटर क्लास नाम का क्लास क्रिएट कर रही हूँ, क्लास आउटर क्लास। इस क्लास में कुछ मेंबर्स है, सपोज द मेंबर इज प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, एक प्राइवेट मेंबर है नेम नाम का एंड एक ईमेल है, स्ट्रिंग ईमेल। इसके अलावा इसमें एक स्टैटिक मेंबर है, स्टैटिक आप पब्लिक स्टैटिक भी दे सकते हो, स्ट्रिंग इंस्टीट्यूट। अगर देना नेम देना है तो आप कैपिटल्स में भी दे सकते हो इंस्टीट्यूट का, क्योंकि वो एज इट इज वैल्यू जो है वो उसकी फिक्स फिक्स नहीं रहेगी, वैल्यू तो आप चेंज कर सकते हो, बट उसको हम एज अ कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं तो आप इसको कैपिटल में भी दे सकते हो। मैंने इंस्टीट्यूट किया है वेरिएबल नेम, ठीक है। तो ये तीन मेंबर्स मेरे पास है आउटर क्लास में। अभी ये प्राइवेट मेंबर्स है, तो अगर आपको गेटर सेटर्स चाहिए तो आप गेटर सेटर्स जनरेट कर सकते हो। यू कैन जनरेट द गेटर सेटर्स फ्रॉम हियर। आई वांट ईमेल एंड नेम्स गेटर सेटर मेथड, क्योंकि वही दो सिर्फ प्राइवेट है। तो ये गेटर एंड सेटर मेथड जनरेट हो गए हैं दोनों फील्ड्स के लिए, ठीक है। अभी हम देखेंगे स्टैटिक नेस्टेड क्लास। तो जैसे स्टैटिक कीवर्ड है उसको हम यूज करेंगे, स्टैटिक नेस्टेड क्लास है, आप नेम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्टैटिक कीवर्ड के साथ क्लास नेम दिया है, स्टैटिक नेस्टेड क्लास, ठीक है। स्टैटिक नेस्टेड क्लास है, तो ये आपका मेंबर हुआ। जैसे ये मेंबर्स है, मेथड्स जो मेंबर्स है आपके, ये फील्ड्स है, वैसे ही आपका ये क्लास भी कंसिडर होगा
मेंबर ऑफ दिस क्लास, ठीक है। तो ये है स्टैटिक नेस्टेड क्लास। स्टैटिक नेस्टेड क्लास, अभी यहाँ पे अगर मेरे पास कोई मेथड मैंने लिखी है, वॉइड शो, इस शो मेथड में अभी ये स्टैटिक नेस्टेड क्लास जो है, ये बाकी सब कुछ जो है वो नॉन स्टैटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम स्टैटिक मेंबर को ही डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इन दोनों का एक्सेस करना है तो आपको इस क्लास का, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इनर क्लास में या नहीं, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे डायरेक्टली नेम वेरिएबल को एक्सेस करती हूँ, तो यू कैन सी आपको यहाँ पे एरर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेंबर है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, स्टैटिक नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर एक्सेस करना है तो आप बोलोगे कि हम गेटर मेथड का यूज करते हैं, गेट नेम, क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर है। तो ये भी एक्सेस नहीं होगा क्योंकि वो भी नॉन स्टैटिक मेंबर है। तो अगर इसको एक्सेस करना है तो आपको एक्सेस करने के लिए यू नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द आउटर क्लास। आउटर क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, नॉर्मली जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही, एंड देन यू कैन कॉल मेथड गेट नेम, ठीक है। बट यहाँ पे आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो स्टैटिक मेंबर्स को, आपको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट की वैल्यू अगर मुझे देनी है तो आप डायरेक्टली इंस्टीट्यूट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, उसको आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। दिस इज अ नॉन स्टैटिक मेंबर। नॉन स्टैटिक मेंबर है तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, अगर स्टैटिक मेंबर है तो आप उसको डायरेक्टली इस तरीके से कॉल कर सकते हो। एंड दिस इज अ नॉर्मल क्लास, आप इसको कैसे भी कोई भी वैल्यूज दे सकते हो, मतलब इसमें भी आप फील्ड्स डिफाइन कर सकते हो, इसमें भी मेथड्स डिफाइन कर सकते हो, जो चाहिए वो कर सकते हो। ऑल द सेम जैसे नॉर्मली क्लास में हम करते वैसे सब कुछ आप इसमें भी कर सकते हो। ओनली द थिंग इज दिस इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक, जैसे ये स्टैटिक डिक्लेयर हो रहा है मतलब इसको मेमोरी एलोकेशन एक ही बार होगी, इस क्लास के मेंबर को एक ही बार ये क्लास लोडिंग के टाइम ही ये लोड होगा, इसको मेमोरी एक ही बार अलोकेट होगी, एंड दैट इज वाई ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस करता है आउटर क्लास के, ठीक है। तो अभी इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, हाउ टू एक्सेस द स्टैटिक नेस्टेड क्लास फ्रॉम अनदर क्लास और फ्रॉम द सेम क्लास ऑल्सो, बट कैसे एक्सेस करेंगे। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट आउटर क्लास का मेंबर है, ठीक है। तो अभी स्टैटिक मेंबर्स अगर रहेंगे तो हमें क्लास नेम से ही एक्सेस करने होते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इस तरीके से, आउटर क्लास डॉट स्टैटिक नेस्टेड क्लास, इसके बाद आपका नेम आएगा, ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ ऑब्जेक्ट वन इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड के बाद यहाँ पे आपको देना होगा अगेन क्लास को एक्सेस करना है, कंस्ट्रक्टर इसका है, ठीक है। यहाँ पे सपोज आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, सोर्स जनरेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम, इसमें मैंने कुछ दिया नहीं है बट यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो इसको कॉल करना पड़ेगा अगेन यूजिंग द नेम ऑफ द आउटर क्लास देन द नेम ऑफ द इनर क्लास, ठीक है। स्टैटिक को इस तरीके से ही हम एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। आउटर क्लास डॉट कंस्ट्रक्टर कॉल रहेगा डॉट डॉट स्टैटिक नेस्टेड क्लास, ठीक है। उसके बाद आपका कंस्ट्रक्टर कॉल आएगा and then using this object one you can call the show method, object one dot show। तो ये हो गया आपका स्टैटिक नेस्टेड का। इस तरीके से आप स्टैटिक, सिर्फ स्टैटिक हम नेस्टेड क्लासेस ही बनाते हैं, आउटर क्लासेस कभी भी स्टैटिक नहीं होते। तो हमने नेम को सेट नहीं किया है तो दैट इज वाई आपको नेम नल दिखता है। अगर आपको नेम को वैल्यू सेट करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ऑब्जेक्ट वन डॉट सेट
ओके, उसके लिए आपको आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। अगर वैल्यू देनी है तो आप यहाँ पे दे सकते हो o1 डॉट सेट नेम, वैल्यू सेट कर रही हूँ मैं। एंड देन वी विल एग्जीक्यूट। तो आपको जो वैल्यू सेट की है नेम की वो दिखाई देगी। तो ये पार्ट मैंने इस मेथड में किया हुआ है। यहाँ पे अगर आपको करना है मेन मेथड में, तो आउटर क्लास का सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टैटिक क्लास का, स्टैटिक इनर क्लास का, स्टैटिक नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो उसके ही मेंबर वो एक्सेस करेगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप, स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस। सेकेंड टाइप है नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस। नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस को हम इनर क्लासेस भी बोलते हैं, रेगुलर इनर क्लासेस। तो रेगुलर इनर क्लासेस मतलब एक क्लास के अंदर आपने दूसरा क्लास एज अ मेंबर लिखा है, दैट इज नोन एज रेगुलर इनर क्लास। आप डायरेक्टली उसके एक्सेस कर सकते हो। ये क्लास के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है, नॉट इनसाइड एनी ब्लॉक और मेम, इट इज अ मेंबर ऑफ दैट क्लास। ठीक है, तो इसको कैसे क्रिएट करना है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। एक नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास बनाते हैं। नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास को ही हम बोलेंगे रेगुलर इनर क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट किया, नॉर्मल क्लास, इनर क्लास। ठीक है, ये भी मेंबर है आपके आउटर क्लास का। अभी इस क्लास में जैसे नॉर्मली क्लास में हम लिखते हैं वैसे आप कंस्ट्रक्टर दे सकते हो या फिर फील्ड्स दे सकते हो, जो चाहिए वो आप दे सकते हो, मेंबर्स डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी दे रही हूँ एक फील्ड स्ट्रिंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट की स्ट्रिंग मैंने दी है। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर भी जनरेट करती हूँ, सोर्स जनरेट कंस्ट्रक्टर, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने दिया है। इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने कॉन्टैक्ट को वेरिएबल को वैल्यू सेट की। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट की डिफॉल्ट वैल्यू मैंने सेट कर दी। अभी मैं और एक सेट करती हूँ, एक वे मेथड लिखती हूँ। सपोज द मेथड इज void display, and in this display method I am going to display कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड नेम एंड ईमेल डिटेल्स। तो आप डायरेक्टली, अभी ये नॉर्मल क्लास है तो आप डायरेक्टली सारे आउटर क्लास के मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। नॉन स्टैटिक एंड स्टैटिक दोनों को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैं यहाँ पे एक्सेस करती हूँ नेम। ठीक है, तो आप नेम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद मुझे सपोज चाहिए तो इसी का है मेंबर, दैट इज अ कॉन्टैक्ट, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? अगर आपने ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं सेट की है, तो अगर आपको इसको मेंबर को वैल्यू सेट करनी है तो कैसे करनी है वो भी मैं बताऊँ। ठीक है, तो अभी इसको एक्सेस कैसे करना है, इनर क्लास को कैसे एक्सेस करना है, जैसे ये स्टैटिक क्लास का किया वैसे ही नॉन स्टैटिक अगर हमारा क्लास है तो उसको ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, उसके मेंबर्स को कैसे एक्सेस करना है वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप आउटर इनर क्लास का, आउटर क्लास का आप सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो एज नॉर्मल क्लास। बट यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे इनर क्लास का ऑब्जेक्ट। आउटर क्लास, अभी इनर क्लास मेंबर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इनर क्लास मेंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे नेम दे रही हूँ ऑब्जेक्ट टू इज इक्वल्स टू। यहाँ पे जब आप इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास। ठीक है, क्योंकि ये इनर क्लास जो है वो मेंबर है आपके आउटर क्लास का, उसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते।
तो आपको पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आप इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका स्टेटमेंट रहेगा, न्यू आउटर क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल डॉट के बाद आपको फिर से न्यू इनर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द वन सिंटैक्स। और या फिर आप सेपरेट आउटर क्लास का सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, then you can use the same syntax, outer class dot inner class c2 is equals to o1 dot new inner class। ठीक है, एक तो ये सिंटैक्स यूज कर सकते हो आप, या फिर ये वाला सिंटैक्स यूज कर सकते हो, इट इज अप टू यू। बट हम डायरेक्टली ये कैसे हमने आउटर क्लास का डॉट यूज करके किया था, क्योंकि ये स्टैटिक क्लास था। बट इसको हम, ये मेंबर है, दैट मीन्स दिस इज इंस्टेंस मेंबर। ठीक है, ये इंस्टेंस पे ही काम करेगा, दैट इज वाई आपको उसका पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे कमेंट में आपको बताया कि इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अभी हमने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट किया, बट अभी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको कैसे कॉल करेंगे। अभी देखो यहाँ पे इनर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, तो डिफॉल्ट वैल्यू उसको सेट हो गई। अभी मैं डायरेक्टली डिस्प्ले को कॉल करती हूँ। ओके, डिस्प्ले में नेम को वैल्यू सेट करनी रहेगी। तो नेम को वैल्यू कैसे सेट करेंगे, ऑब्जेक्ट टू डॉट नेम एक्सेसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर है। ठीक है, तो सेट नेम एक्सेसिबल है क्या, नहीं है। तो कैसे सेट करेंगे, तो अगेन सेम, अगर आपको नेम को वैल्यू सेट करनी है तो आपको आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करनी पड़ेगी। तो आप किस तरीके से कर सकते हो, एक तो आप इसको न्यू आउटर क्लास ये जो है वो एज इट इज आप क्रिएट करो, बट वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अगर मैंने एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसको नेम हमने सेट नहीं किया है, बट हमें इसी नेम के मतलब इसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। तो आप ये सिंटैक्स यूज करो। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली कॉल करना है डिस्प्ले मेथड को, आप वो कर सकते हो। बट अगर आपको गेटर मेथड को, सॉरी सेटअप मेथड को भी करना है एक्सेस, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर सेट सेट मेथड यहाँ पे भी कर सकती हूँ, सेट मेथड को कॉल इस इनर क्लास में कर सकती हूँ, फिर आप उसको सेट गेटर मेथड कॉल कर सकते हो। इट इज अप टू यू कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप डायरेक्टली इसके थ्रू भी कर सकते हो, बट इनर क्लास हमेशा उसके ही मेंबर्स को डायरेक्ट एक्सेस यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर हमने क्रिएट किया है तो वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इनर क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो, बट इस इनर क्लास में आप आउटर क्लास के मेंबर्स को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे करती हूँ सेट नेम मेथड को कॉल एंड आई विल सेट द नेम। ठीक है, तो मैंने एक सेट नेम मेथड को कॉल भी किया है, वैल्यू को सेट भी कर लिया, एंड वही वैल्यू हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो ऑब्जेक्ट टू के थ्रू हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं टू डॉट डिस्प्ले मेथड। हाँ, कॉन्टेक्ट को आप एक्सेस कर सकते हो, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप चेंज कर सकते हो इफ यू वांट। यहाँ पे इस तरीके से आपको नेम एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिखाई देंगे आउटपुट क्लास, जो नॉन स्टैटिक है। ठीक है, अगर इस तरीके से किया है, अगर इस तरीके से आप कर रहे हो, अगर मैंने ये हटा दिया कमेंट, then you can use this o1 object to set the values, o1 dot set name, okay? And then आप c2 ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कॉन्टैक्ट सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू किया है इस तरीके से, एंड देन यूजिंग द c2 itself you can call the display method जो इनर क्लास का ही मेंबर है, एंड उसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो देखो, अभी देखो यहाँ पे मैंने जो o1 का नेम सेट किया था वो यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि
O1 के ऑब्जेक्ट पहले हमने यूज कर लिया है, ठीक है, तो पहले आपको वैल्यू यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी इस ऑब्जेक्ट को, देन आप उसको इनर क्लास के लिए यूज करोगे, अदरवाइज वो वैल्यू सेट नहीं होगी। यस राइट, वो सेट नेम यहाँ पे किया हुआ है ना डिस्प्ले में, तो वो नेम चेंज ही हो रहा है। इसको मैं इनर क्लास में ऐड कर, कंस्ट्रक्टर में ऐड कर लिया, सो वो सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ही उसकी वैल्यू सेट करेगा, वैल्यू बाद में चेंज हो जाएगी। राइट, अभी आप पहले वाला जो सीक्वेंस था उसी सीक्वेंस के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हो रहा है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ये नेम सेट हो जाएगा सेम ऑब्जेक्ट को, एंड देन वी आर ओवरराइडिंग दैट नेम यूजिंग दिस वन, यूजिंग द सेट नेम मेथड। यहाँ पे नेम चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट दो अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हो। इनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आप उसके ही मेंबर्स को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट टाइप जो नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास है, जिसको हम रेगुलर इनर क्लास भी बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप इन नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस, ये हमने ऑलरेडी देखा, ठीक है, वो है लोकल इनर क्लास। लोकल इनर क्लास जो है उसको नॉन स्टैटिक ही डिफाइन करना पड़ता है, एंड वो हमारा हमेशा मेथड में या फिर आउटर क्लास के ब्लॉक में डिफाइन होता है। मेथड में आप डिफाइन कर सकते हो क्लास, उसको हम लोकल इनर क्लास बोलते हैं। सो दीज क्लासेस कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इट्स स्कोप, मतलब अगर आपने मेथड में किया है तो सिर्फ आप उसको मेथड में ही एक्सेस कर सकते हो, आउटसाइड ऑफ द मेथड यू कैन नॉट एक्सेस द लोकल इनर क्लास, ठीक है। सो डिफाइंड स्टैटिक कैन नॉट बी डिफाइंड स्टैटिक, तो ये लोकल इनर क्लास कभी भी स्टैटिक नहीं होता है, एंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड विद एनी एक्सेस मॉडिफायर, इसको हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर भी नहीं देते, ठीक है। तो ये इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे। इसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास क्रिएट कर दी, इनर क्लास एग्जाम्पल। अगर एक ही इसमें लिखा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इन मेथड को इंक्लूड किया। सेम तरीके से यहाँ पे भी हम आउटर क्लास एंड इनर क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सेम वही क्लास, हमारे पास ऑलरेडी क्लास है, यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करती हूँ, क्लास आउटर। इस क्लास में अभी मुझे मेथड डिफाइन करनी है, सपोज वो डिस्प्ले, इसको मैं एक मेंबर भी डिफाइन करती हूँ, सपोज इट हैज वन मेंबर दैट इज इंटीजर आईडी, ठीक है, एक इंटीजर आईडी नाम का मेंबर है, एंड डिस्प्ले मेथड में अभी आईडी को मैं डिस्प्ले करती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आईडी इज इक्वल्स टू आई। नाउ इस आईडी के लिए सपोज मुझे कैलकुलेट करना है परसेंटेज कैलकुलेशन करना है, या फिर आपको दूसरे किसी में कैलकुलेट करती हूँ स्क्वायर या फिर क्यूब, तो एक मेथड में लिख रही हूँ वॉइड कैलकुलेट क्यूब, इस कैलकुलेट क्यूब में हम एक मेंबर डिफाइन करेंगे दैट इज अ क्लास, ठीक है, इसको एक वेरिएबल आ रहा है सपोज इंटीजर एन, पैरामीटर आ रहा है, ठीक है। अभी इसमें मैं यूज करती हूँ क्लास, क्लास दिस इज नोन एज अ लोकल इनर क्लास, जो हम मेथड के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी नेम में वही दे रही हूँ, लोकल इनर क्लास। इस क्लास में एक मेथड है, सेम मेथड क्यूब कैलकुलेशन का, ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे वो मेथड का सिग्नेचर चेंज कर रही हूँ, दैट इज इंटीजर
क्यूब नाम का मैं मेथड क्रिएट कर रही हूँ, जिसको ये सेम एन पैरामीटर जो है वो एज इट इज हम यूज करेंगे, जो हमें मेथड में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें ये मेथड जो है वो रिटर्न करेगी क्यूब, रिटर्न n इंटू n। नॉट कंपल्सरी कि सिर्फ इसमें मेथड रहेगा, आप कुछ भी मेंबर्स और भी कंस्ट्रक्टर्स वगैरह जो चाहिए वो भी आप कर सकते हो। बट इसका जो स्कोप रहेगा इस क्लास का, ये सिर्फ इसी मेथड में आप इसको यूज कर सकते हो। आउटसाइड ऑफ दिस मेथड यू कैन नॉट यूज इट। ठीक है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं लोकल इनर क्लास, ये लोकल स्कोप पे ही काम करता है। इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड ऑफ दिस मेथड। ठीक है, इस मेथड के इन ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद आप उसको कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसको अगर मुझे कॉल करना है क्यूब मेथड को, तो कैसे करना पड़ेगा? तो सिंपल आपको इस लोकल इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, इक्वल्स टू न्यू लोकल इनर क्लास एल डॉट क्यूब मेथड को कॉल करो। ओके, एल डॉट क्यूब मेथड को कॉल करो, बट ये स्टेटमेंट्स यही पे होने चाहिए, इस मेथड में ही रहने चाहिए, इस मेथड के बाहर नहीं आने चाहिए। तो अभी इस आउटर क्लास का ये कैलकुलेट क्यूब जो है वो मेंबर है, एंड कैलकुलेट क्यूब का ये सिर्फ जो क्लास है लोकल इनर क्लास, ये मेंबर है। ठीक है, तो रिमेंबर दैट यू कैन नॉट एक्सेस दिस आउटसाइड ऑफ अ मेथड। तो अभी इसको अगर हमें कॉल करना है, ये क्यूब कैलकुलेशन करना है, तो जैसे नॉर्मली हम आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, आउटर ओ इज इक्वल्स टू न्यू आउटर एंड ओ डॉट कैलकुलेट क्यूब, यहाँ पे मैंने वैल्यू दी 63। तो ये ऐसे ही देगा। ठीक है, बट ये वैल्यू जो है वो रिटर्न आ रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे रिटर्न आ रही है, वैल्यू रिटर्न आ रही है, बट हमने कहीं पे भी उसको प्रिंट नहीं किया। तो एक तो आप इसको यहाँ पे एज इट इज प्रिंट करो, या फिर इसका रिटर्न टाइप चेंज करो, क्योंकि अगर इतना ही कैलकुलेशन तो हो रहा है, आपको प्रिंट में मतलब स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आउटपुट एग्जैक्टली है क्या। क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने इसको ही चेंज किया सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल में, क्योंकि ये जो क्यूब मेथड है ये वैल्यू रिटर्न कर रही है। देखो, इस तरीके से आपको इन लोकल इनर क्लास में जो हमने मेथड लिखी है उसको कॉल जाके ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हमने किया हुआ है, बट ये आपको आउटर क्लास के थ्रू ही हम उसको एक्सेस करें। इंटरनली कैसे वर्क हो रहा है ये किसी को समझ में नहीं आएगा। इंटरनली आपने क्लास लिखा है, उसमें अलग क्यूब का मेथड लिखा है कैलकुलेशन करने के लिए, ये किसी को एक्सेसिबल नहीं रहेगा। हम सिर्फ और सिर्फ आउटर क्लास के इस मेथड को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी हमने डेटा हाइडिंग ही यूज किया बेसिकली। तो दिस इज द सेकेंड टाइप, local inner classes. Third one is anonymous inner classes. So anonymous inner classes are same like local classes, but यहाँ पे क्लास को हम कभी नेम नहीं देते हैं, दैट इज वाई इट इज नोन एज एनोनिमस इनर क्लास। ठीक है, एनोनिमस इनर क्लास हम बहुत बार यूज करते हैं बेसिकली। सो जिसको हम नेम नहीं डिफाइन करते, विदाउट अ नेम रहेगा, इसका सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है सिंगल टाइम यूज के लिए, इसका क्लास, ये क्लास हम यूज करते हैं। ये क्लास जो है का जो नेम रहेगा वो कंपाइलर डिसाइड करता है एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। सो एनोनिमस क्लास can be useful when making an instance of an object with certain extras such as overloading methods of a class or interface without having actually subclass a class। ठीक है, तो एनोनिमस इनर क्लासेस जो है वो ओवरराइडिंग मेथड्स के लिए भी हम यूज करते हैं। एनोनिमस इनर क्लासेस जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही बार यूज होता है, उसके बाद उसको यूज नहीं करते। ये आपका कोड को जो है वो मिनिमाइज करता है, क्योंकि हम सिर्फ डायरेक्टली बॉडी में डिफाइन करते हैं, हम इस और मेथड कॉल्स करते हैं, इसको एक्चुअल डेफिनेशन क्लास नेम के साथ वगैरह नहीं रहती। मोस्टली इसको एनोनिमस इनर क्लास को हम मेथड्स को ओवरराइडिंग के लिए ही यूज करते हैं। तो एनोनिमस इनर क्लास का जो कंसेप्ट है, मैं एक एग्जांपल तो आपको बता देती हूँ, बट स्टिल अगर नहीं समझ में आया तो हम आपका एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट जब होगा तब आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा।
एंड एज इट इज आपका एनोनिमस इनर क्लास हम अलग अलग जगह पे क्रिएट कर सकते हैं। तो एनोनिमस इनर क्लास का मैं और एक एग्जांपल के लिए क्लास डिफाइन करती हूँ। एनोनिमस इनर क्लास मेन मेथड डिफाइन करें। ओके, तो उससे पहले थोड़ा सा और ये है वो देखते हैं। सो टू एनोनिमस इनर क्लास एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, कभी भी एनोनिमस इनर क्लास जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें न्यू कीवर्ड आना चाहिए, न्यू ऑपरेटर रहता है। नेम ऑफ एन इंटरफेस रहेगा टू इम्प्लीमेंट और क्लास रहेगा टू एक्सटेंड। पैरेंथेसिस रहेंगे जिसमें आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं कंस्ट्रक्टर को, जैसे नॉर्मल क्लास का इंस्टेंस होता है वैसे ही हम इसको लिखते हैं। पेयर ऑफ पैरेंथेसिस रहेंगे एंड डायरेक्टली एक बॉडी रहेगी, डिक्लेरेशन बॉडी जिसको नेम नहीं रहेगा। इसमें आप कोई भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। मेथड, इसमें मेथड डिक्लेरेशन अलाउड है बट ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं। तो इस तरीके से हमें लिखना होता है। टेस्ट क्लास है सपोज, टी इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया एंड ये ब्लॉक लिखा है, सेमीकोलन दिया है। तो दिस इज एनोनिमस इनर क्लास जिसके अंदर हमने एक मेथड लिखी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्लास क्रिएट करके देखेंगे। सपोज मेरे पास एक क्लास टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, इस क्लास में एक मेथड है void टेस्ट करके, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन टेस्ट क्लास। अभी इसको मुझे अभी ओवरराइडिंग कंसेप्ट हमारे हुआ नहीं है तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट जस्ट अंडरस्टैंड करो कि एक मैंने न्यू टेस्ट करके कंस्ट्रक्टर कॉल किया, मैंने सेमीकोलन दिया नहीं है, मैंने डायरेक्टली उसके बाद ब्रैकेट्स दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेम टेस्ट मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती हूँ। टेस्ट मेथड इन एनोनिमस इनर क्लास। ठीक है, तो इसको, ये ओवरराइडेड मेथड है। अभी इस मेथड को अगर मैंने कॉल किया ओ टी डॉट टेस्ट, तो आपको ये आपने जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया है उसको कॉल जाएगा, वो एग्जीक्यूट होगी, ना कि आपने जो ऊपर वाली लिखी है वो। ठीक है, तो ये ओवरराइडिंग के लिए यूज होता है, एज वेल एज हम इसको मेथड्स में भी डिफाइन करते हैं। अभी मेथड्स में कैसे डिफाइन करना है उसके लिए मैं एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ। थ्रेड्स का अभी यहाँ पे कोई भी ये नहीं है, समझ में आने के लिए मैं यहाँ पे रनेबल का न्यू रनेबल करके कंस्ट्रक्टर कॉल दे रही हूँ। ठीक है, तो देखो इस कंस्ट्रक्टर के बाद में मैंने ये ब्रैकेट्स दिए हैं। ठीक है, दिस ब्रैकेट इज नथिंग बट एनोनिमस इनर क्लास, ये एनोनिमस इनर क्लास है, ये एनोनिमस इनर क्लास है। सेमीकोलन हमेशा यहाँ पे एट द एंड रहेगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से एनोनिमस इनर क्लास नेम नहीं है बट आप इसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हो। इसका एग्जीक्यूशन दिखाने के लिए मैंने स्टैट मेथड का यूज किया। अभी ये थ्रेड क्लास का एग्जांपल है, आपको अभी समझ में नहीं आएगा। एनोनिमस इनर क्लासेस जनरली इंटरफेसेस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं, मेथड्स को ओवरराइड करने के लिए यूज करते हैं। तो वो कंसेप्ट जब हमारे हो जाएंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा ये सब। फिर भी मैंने आपको यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स बताए जहाँ पे ये हमने ओवरराइड किया है मेथड टेस्ट क्लास का डायरेक्टली एनोनिमस इनर क्लास डिफाइन करके। इसको नेम नहीं है बट इसका नेम जो है वो कंस्ट्रक्टर सॉरी कंपाइलर डिफाइन करेगा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, कंपाइलर खुद से डिसाइड करता है इसका नेम,
एंड उसी नेम के साथ वो एग्जीक्यूशन करता है। ये सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है एंड एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बार एग्जीक्यूशन के लिए ही हम यूज करते हैं। एंड दिस इज द अनदर वन इन एनोनिमस इनर क्लास, जहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल में ही दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करते टाइम एक एनोनिमस इनर क्लास बनाया है। ठीक है, ये भी ओवरराइडिंग के लिए ही यूज हुआ है। तो दिस इज द एनोनिमस इनर क्लास। सो रेगुलर इनर क्लास एंड या फिर रेगुलर क्लास में एंड एनोनिमस इनर क्लास में डिफरेंस क्या होता है कि नॉर्मल क्लास जो है वो n नंबर ऑफ इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है, बट एनोनिमस इनर क्लास जो है वो एट अ टाइम एक ही इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। रेगुलर क्लास जो है वो एक ही क्लास को एक्सटेंड करेगा एंड नंबर ऑफ इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करेगा एट अ सेम टाइम। बट एनोनिमस इनर क्लास जो है वो एक क्लास को एक्सटेंड करता है एंड एक ही इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। ये दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, दोनों में से एक ही ऑपरेशन एट ए टाइम होगा। ठीक है, एनोनिमस इनर क्लास में दोनों में से एक ही ऑपरेशन होता है, आइदर आप क्लास को एक्सटेंड करो या फिर इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करो। अभी ये दोनों कंसेप्ट हमारे हुए नहीं है, तो आपको ये डिफरेंस समझने में थोड़ा सा हो सकता है। रेगुलर और नॉर्मल इनर क्लास में हम नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स लिख सकते हैं, बट एनोनिमस इनर क्लास में हम कभी भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते इसको, क्योंकि हमें कोई डिफाइन नेम नहीं है, हमें नहीं पता कि उसको क्या नेम देगा, राइट। सो दैट इज वाई हम इसमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं कर सकते, बट आप इसमें मेथड्स डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको ये तो पता है कि कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नेम के ये होता है, सेम होता है। तो हमने नेम ही नहीं दिया, नेम नहीं दिया, उसकी वजह से ही हम इसको एनोनिमस इनर क्लास बोलते हैं। तो नेम कंपाइलर डिसाइड करता है, तो कंपाइलर क्या नेम डिसाइड करेगा ये हमें नहीं पता होगा, राइट। दैट इज वाई हम कंस्ट्रक्टर्स एनोनिमस इनर क्लास में डिफाइन नहीं कर सकते, बाकी सारे क्लासेस में हम कर सकते हैं। बाकी सारे क्लासेस में आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ एनोनिमस इनर क्लास में कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट नेस्टेड क्लासेस एंड एनकैप्सुलेशन कंसेप्ट. So today we will end our session with this itself, and हम नेक्स्ट सेशन में आपका इनहेरिटेंस कंसेप्ट पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में हम एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट में आएंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन इनहेरिटेंस के अलावा पहले आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले आपका इनहेरिटेंस कंसेप्ट होगा, पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट में ओवरराइडिंग कंसेप्ट बचा है वो कंप्लीट होगा, फिर हम एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट पे वापस आएंगे। ठीक है, थैंक यू. You may leave. We will continue in the next. Thank you, ma'am. Thank you, Shweta.